अब प्रस्तुत है कार्यक्रम हमारा बैतूल। बैतूल जिले की जलधाराएं और जल संसाधन विषय पर श्री रामकिशोर दयाराम पवार वरिष्ठ पत्रकार से सुमन की बातचीत। हमारा बैतूल। श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम हमारा बैतूल में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, गर्मियों के सीजन की शुरुआत से ही पीने के शुद्ध पानी के साथ साथ आम जरूरतों के लिए और सिंचाई के लिए भी पानी की किल्लत का सामना करना पड़ता है। तो चलिए आज के प्रोग्राम हमारा बैतूल में बात करते हैं हमारे बैतूल जिले के जल संसाधनों की उपलब्धता पर, और इसी विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है समाचार पत्रों के प्रकाशक और संपादक और इन दिनों नदियों का ननिहाल पुस्तक की रचना करते हुए श्री रामकिशोर दयाराम पवार जी। रामकिशोर जी, आपका आज के प्रोग्राम हमारा बैतूल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हमारे बैतूल जिले की जल भौगोलिक संरचना पर एक छोटी सी बात के साथ आज की चर्चा की शुरुआत हो जाए। जी, बैतूल जो हमारा जिला है ये 1822 में इसका निर्माण हुआ था। अंग्रेजों ने इसकी संरचना की थी और 1822 से लेकर आज 204 साल हो गए। 204 साल में न बैतूल कटा, न छटा, न बैतूल बटा। बैतूल की जो भौगोलिक सीमा अंग्रेजों ने जो बना के रखी थी आज भी ज्यों की त्यों है। अच्छा। इस बैतूल जिले के क्षेत्रफल और इस जिले के संरचना के हिसाब से वन विभाग ने इसको 3 वन मंडल में बांटा है। उत्तर वन मंडल, दक्षिण वन मंडल और पश्चिम वन मंडल। अच्छा। हमारे जिले में सबसे अधिक नदियां जो निकलती है वो निकलती पहाड़ी क्षेत्र से और उसके बाद मैदानी क्षेत्र से। बिल्कुल। तो हमारे जिले की जो नदियां हैं, नदियों में 12मासी नदियां हैं और कुछ नदी पहाड़ी नदी है जो सिर्फ बरसाती नदियां हैं। अच्छा। तो ये नदियों का हमारे जिले में सबसे अधिक भंडार है, सबसे अधिक प्रवाह भी है और बहाव भी है। अच्छा। अभी जो मेरे पास जानकारी मैंने वन विभाग से प्राप्त की, एक डिवीजन में 265 करीबन नदी, नाले, कुएं, झरने और बांध है। अच्छा। अभी 2 डिवीजन की जानकारी बाकी है। अच्छा। इसी तरह मैंने जल संसाधन विभाग से भी, पंचायत विभाग से भी और राजस्व विभाग से भी जानकारी संकलित करने की, उनसे मुझे जानकारी अगर मिलती है तो एक बैतूल मध्य प्रदेश का शायद पहला जिला होगा जहाँ सबसे अधिक जल स्रोत है। अरे वाह। और मेरा ऐसा अनुमान है कि भारत को अगर नदियों का देश कहा जाता है, मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है, तो मैं आपको प्रामाणिक जानकारी जो मेरे पास दस्तावेज अभी वर्तमान में उपलब्ध है, मध्य प्रदेश नदियों का जो ननिहाल है वो बैतूल कहलाएगा। इसके लिए मैं पूरा प्रयासरत हूँ कि हमारे बैतूल को भी एक टैग मिले, बैतूल नदियों के ननिहाल के रूप में जाना और पहचाना जाए। भाई वाह, क्या बात है रामकिशोर जी। रामकिशोर जी, आपका इस विषय पर रुझान सबसे पहले कब हुआ? नदियों से तो खैर मेरा पुराना रिश्ता इसलिए है क्योंकि मेरा जब शिक्षा दीक्षा जो हुई वो मुल्तापी में, मैं 1ली से 3वीं तक वहीं पढ़ा। माँ सूर्यपुत्री ताप्ती की मेरे ऊपर असीम कृपा रही है और नदियों से जुड़ा शिक्षा के बाद मैं गाँव से जब पाथाखेड़ा सारनी गया तो वहाँ मैंने देनवा नदी को देखा। देनवा नदी सतपुड़ा ताप बिजली घर की राख से लगभग प्रदूषित हो चुकी थी। जो राख बह के आती थी फोपस नदी में, वो भी सफेद नदी होगी। तो मैंने उस समय उस नदी बचाओ अभियान चलाया था पाथाखेड़ा सारनी में। ये कब की बात है? ये लगभग 25-30 साल पहले की बात है, जब मैं पाथाखेड़ा सारनी में था। अच्छा। देनवा नदी बचाओ अभियान चला, तुम्हें जानकारी भी आई थी कि देनवा नदी है, फोपस नदी के कारण पूरी प्रदूषित हो चुकी है और इसके प्रदूषण को मुक्त करने के लिए एक मुहिम चलानी चाहिए। अच्छा, तो आपने इस दिशा में भी काम किया है? जी, बड़ी अच्छी बात है। तो आपके जानकारी के अनुसार जंगलों में दर्ज जलधाराओं का खुलासा हुआ? जी, ये वन विभाग की जो उत्तर वन मंडल है, और ये उत्तर वन मंडल एक ऐसा वन मंडल है जहाँ पे सबसे अधिक पहाड़ी क्षेत्र के साथ भोपाली का मेला, जहाँ से देनवा नदी निकलती है, तवा नदी निकलती है, उसके बाद अनेक नदियाँ निकलती है यहाँ से। तो 265 करीबन अच्छा नदी, नाले और झरने, जो प्राकृतिक झरने हैं, उनको वन विभाग ने चिन्हित करके दिया। अभी 2 डिवीजन की जानकारी आना बाकी। अच्छा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर पंजाब को 5 नदियों का प्रदेश कहा जाता है तो हमारे बैतूल में झापल की पहाड़ी में तपश्री बाबा का आश्रम है, वहाँ से 5 नदियाँ एक कुंड से निकलती है। अच्छा। और 2 नदी अलग कुंड से, कुल 7 नदियाँ एक जगह से, एक पहाड़ी से निकलती है। अरे वाह, इतनी जानकारी आपको कहाँ से प्राप्त हुई? मैं लगभग 40-42 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और मेरे पिताजी स्वर्गीय दयाराम पवार वन विभाग में सेवारत थे और उनके साथ जब भी हम जाते थे, पिताजी जब ड्यूटी करते थे तो हम ये बीजादेही के पास
कनारी पाट करके वन विभाग के जो छोटे से गांव है, तो हमारे पिताजी हमको कंधे पे बैठाल के नदी पार करते थे। अच्छा। तब जब नदियों को जब मैंने देखा कि कितनी नदियां आज भी हमारे जिले की जो नदियां बारामासी नदी को या बरसाती नदी को पानी से लबालब भरी होती है, और उस जमाने में डेचकी और तुमड़ी कमर में बांध के लोग नदी पार करते थे। आज भले थोड़े संसाधन बढ़े हैं, नदियों पे पुल रपटाई बने हैं, पर आज भी बैतूल जिले का अधिकांश गांव नदियों से जुड़ा हुआ है, और बरसात में नदियां हमारे लिए काफी दुखदायी होती है। बाढ़ आ जाने की वजह से हमारा संपर्क टूट जाता है। जान और माल दोनों के नुकसान होते हैं हर साल, ये तो अमूमन देखा ही जाता है। सही बात है। तो बैतूल परिक्षेत्र में भी नालों और डैम की विस्तृत नेटवर्क का खुलासा हुआ। जी हाँ, बैतूल जिले के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि बैतूल जिले में नदियों के ऊपर तब ध्यान दिया गया जब हेमंत खंडेलवाल पहली बार विधायक बने। उन्होंने विधायक बनने के बाद ताप्ती नदी के ऊपर डेमों की एक श्रृंखला चालू की। हमारी अंतर्राष्ट्रीय संधि हुई, इसके अनुसार हमको 2025 तक अपने नदी नालों के डेम और इनके बनाने की टारगेट को पूरा करना था। उस टारगेट को पूरा करते हुए बैतूल जिले में ताप्ती नदी पर श्रृंखलाबद्ध बांध बने और ये 4 बड़े बांध बने, जिससे बैतूल जिले का सिंचाई रकबा और पेयजल समस्या काफी निराकरण हुआ है। बैतूल जिले की जीवनदायिनी ताप्ती, पूर्णा, वर्धा, देनवा, माचना, सापना, ऐसी कई अनेक नदियां हैं जिनके लोगों ने नाम तक नहीं सुने, और लोगों को पता भी नहीं था कि बैतूल जिले में सास और बहू नाम की भी नदी है। अच्छा। बैतूल में बैतूल नाम की भी नदी है। अच्छा। बैतूल में सर्किट हाउस, जिसको बोलते डाक बंगला नाम की भी एक नदी है। तो ऐसी कई नदियां जिनके नाम विचित्र टाइप के नाम है। अच्छा। तो ऐसे कई छोटे जल स्रोत भी होंगे? अनेक जल स्रोत बैतूल जिले में, ये कहना चाहिए कि अखंड भारत का एक केंद्र बिंदु बैतूल। यहाँ के ताप्ती सरोवर के आगे में सर्किट हाउस है वन विभाग का। वहाँ पे बरगद के पेड़ की 2 डाली का पानी अलग अलग दिशा में बहता है। दुनिया में आपको ऐसा चमत्कार कहीं देखने को नहीं मिलेगा। एक जगह का पानी बंगाल की खाड़ी में जाता है, वर्धा नदी, अच्छा, प्राणहिता नदी, महानदी और गोदावरी के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में, और दूसरे जगह का पानी जो ताप्ती के माध्यम जाता है अरब सागर में। एक जगह का पानी 2 अलग सागरों में। हमारे जिले की नदियां विपरीत दिशा में, विपरीत वेग में, विपरीत प्रवाह में बहती है। अच्छा। पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती, नर्मदा, 2 ही ऐसी नदियां हैं। बिल्कुल सही। और नर्मदा और ताप्ती दोनों समानांतर बहती है। दोनों के बीच का डिस्टेंस लगभग 80 से 90 किलोमीटर का, साथ साथ बहती है। बिल्कुल। इस तरह बैतूल जो है कई तरह की नदियों का उद्गम स्थान है। ये तो बड़ी अच्छी जानकारी है। अब बैतूल के भौगोलिक परिदृश्य की बात करें तो ये तो पचमढ़ी का तराई वाला क्षेत्र है। प्रकृति के हमारे ऊपर एक बहुत बड़ी हमारे ऊपर वरदान है कि बैतूल सतपुड़ा की हरी भरी वादियों में बसा हुआ है। बिल्कुल। सतपुड़ा की हरी भरी वादियों में बसा हुआ है। बैतूल चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है। बैतूल प्रॉपर नगर भी जो बसा हुआ है पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इधर चिखलार की पहाड़ी, उधर खेलडा की पहाड़ी, तो पूरा बैतूल नगर भी पहाड़ियों से घिरा। हमारा पूरा हमारे पास मैदानी इलाका कम, हमारे पास पहाड़ी इलाका ज्यादा है। पहाड़ी इलाके होने का घना जंगल है। घने जंगल से बादल जब पहाड़ियों से टकराते हैं तो बरसात होती है। ये प्राकृतिक जो संरचना जो लोग कहते हैं कि ऐसे बरसात होती है। पहले तो 4 महीनों तक बारिश होती थी। हमारे यहाँ भारत में बैतूल एक ऐसा जिला जहाँ ऋतु समय पे आती, समय पे जाती है। 4 ऋतु का जो मौसम है, गर्मी उतने महीने की 4 महीने की होगी, बरसात भी 4 महीने की होगी, और ठंड भी 4 महीने की। अब थोड़ा पर्यावरण जो हमारा थोड़ा दूषित हुआ है, जंगलों की बेनता कटाई हुई है, नदियों का संरक्षण नहीं हुआ है, नदियां सूखती चल जा रही, इसके कारण हमारे यहाँ का जल स्तर थोड़ा कम हुआ है। हालांकि जल स्तर की हमारे पास कमी नहीं, हमारी ताप्ती, हमारी पूर्णा, हमारी वर्धा और हमारी जो बाकी जो नदियां है हमारे जिले के लिए पर्याप्त है। वही मेरा अगला सवाल था कि हमारी जो पारंपरिक जल स्रोत है उनका जीर्णोद्धार कैसे हो सकता है आपकी नजर में? बैतूल जिले में एक पूर्व कलेक्टर थे स्वर्गीय रजनीकांत गुप्ता, उन्होंने बहुत अच्छी पहल की थी गांव गांव में ताप्ती सरोवर बनाने की। अच्छा। ताप्ती सरोवर बनाने के लिए पूरे लगभग 500 से अधिक उन्होंने ताप्ती सरोवर का निर्माण किया था उस दौर में। अच्छा। उनको पानी वाले बाबा के रूप में लोग जानते थे। उस कलेक्टर की पहल का ये नतीजा हो कि गांव गांव में जब ताप्ती सरोवर बने तो सारे सरोवर में ताप्ती जी का पानी डाला गया। अच्छा। वो ताप्ती सरोवर की जो संरचना जो थी आज दिखाई नहीं दे रही है। हमारे जो कुएं हैं, हमने कुओं की तरफ ध्यान नहीं दिया। हम आलसी टाइप के लोग हो गए, तो हम लोगों ने बहते हुए जो हमारे पास जो आ रहा नल का पानी, ट्यूबवेल का पानी, हमने उस पर ध्यान दिया, हमारे कुएं पे ध्यान नहीं दिया। और मैं आपको एक चीज और अच्छी बात बताऊंगा कि बैतूल बाजार जो पास में छोटा सा गाँव है, इसको मंदिरों का और कुओं का गाँव कहते हैं। सबसे अधिक भारत में कुएं अगर कहीं देखा जाए किसी गाँव में तो बैतूल बाजार मिलेंगे। लगभग 200 से अधिक कुएं आज भी है यहाँ पर। अच्छा। यहाँ बावलिया जिसमें भरपूर पानी भरा हुआ है, 11वीं शताब्दी की बावली है। अच्छा। ऐसे कई स्थान है बैतूल जिले में, कई पहाड़ियां हैं, कई पहाड़ियों पे जल स्रोत आज भी है। पावर झंडा की पहाड़ी पे जल स्रोत मिलेगा आपको, अस्सीगढ़ की पहाड़ी पे जल स्रोत मिलेगा, इधर खेलडा की पहाड़ी पे जल स्रोत मिलेगा। पानी 12 मासी पानी वहाँ पे आज भी जो बावली है
कुएं हैं, इनमें पानी मौजूद है और इनका जीर्णोद्धार भी हो सकता है अगर कहीं जरूरत है तो। शासन प्रशासन को और साथ में श्रम संगठनों को और ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए जो वास्तव में जल संरक्षण के लिए आगे बढ़े, तब हम इन जल संरक्षणों को सुरक्षित और संवर्धित भी कर सकते हैं और एक अच्छा प्रयास हो सकता है कि बैतूल को हम पानी से लबालब भर सकते। आप कितने सालों से इस विषय पर काम कर रहे हैं? मैं तो पत्रकारिता नदी से चालू हुई है। ताप्ती नदी के चलते ही मुझे भारत सरकार से मान्यता प्राप्त 2 संगठनों ने डॉक्टरेट की उपाधि दी है। अच्छा। और मैं ताप्ती पर निरंतर काम कर रहा हूँ, मेरी पहचान ही ताप्ती के रूप में है। अगला सवाल यह है कि वर्षा जल संरक्षण विषय पर काफी बातें की जाती हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, वर्षा का जल तब संरक्षित हो सकता है जब हम अपने घरों के आंगन में जब तक पानी को संरक्षण करने के लिए हम कोई ऐसी व्यवस्था न करें कि हमारा बरसाती पानी जमीन में जाए। जब तक हम जब आसमानी पानी को जमीन तक नहीं पहुंचाएंगे, हमारे पास जल का संकट बना रहेगा। तो जरूरी है कि हम लोग बरसाती पानी को 4 महीने अगर संरक्षित कर लेंगे तो हम 8 महीने मजे से जी सकते। अच्छा, आने वाले दिनों में आप इस दिशा में और क्या क्या काम कर रहे हैं? मैं तो अभी मेरी किताब जैसी प्रकाशित होगी उसके बाद मेरी कल्पना है कि मैं शासन प्रशासन से अनुरोध कर रहा हूँ कि हम ताप्ती नदी किनारे पथ बनाएं। जैसे नर्मदा की परिक्रमा होती है, ताप्ती की भी परिक्रमा शुरू होगी, पर हम ताप्ती नदी किनारे पथ बनाना चाहते हैं। अच्छा, तो बैतूल की जलधाराओं के, बैतूल के जल संसाधनों के संरक्षण के लिए आप किस तरह की जन भागीदारी की उम्मीद रखते हैं? जन भागीदारी तो पब्लिक को आना चाहिए, बच्चों को आना चाहिए और माता पिता को ये जो दूसरी चीज दिखाते हैं बच्चों को, उनसे ज्यादा नदियों को दिखाना चाहिए। जब तक आदमी नदी से नहीं जुड़ेगा, नदी को जब तक नहीं देखेगा नदी निकलती कैसी है, नदी बहती कैसी है। दूरदर्शन पे मेरे कार्यक्रम आया था। अच्छा। आधे घंटे के में नदियाँ गाती है। अच्छा। इसमें हमने नदियों के बारे में बताया कि नदियाँ आपसे बात करती, पर नदियों से बात करने वाला आदमी चाहिए। आप एक बार किसी नदी किनारे बैठ के देखिए, आपको मोक्ष भी मिलेगा, शांति भी मिलेगी। अपने पुस्तक के बारे में थोड़ा बहुत बताइए। ये मेरी पूरी किताब बैतूल जिले की नदियों के बारे में है। बैतूल जिले में कुल कितनी नदियां निकलती, मैंने इसकी जानकारी दी है, कहाँ से निकलती, कहाँ मिलती है और नदियों के स्रोत क्या है और नदियों के किनारे क्या है, सभ्यता पलती है, पनपती है। बैतूल जिले की नदियों की बात कर रहे हैं आप? हाँ, बैतूल जिले की नदियों की बात कर रहे हैं। बैतूल जिले की नदियों किनारे अनेक कला संस्कृति, जो आदिवासी जनजीवन है, आदिवासी कला संस्कृति, कोरकू जनजाति, कोरकू संस्कृति है। महाराष्ट्र के लोग, जो मराठी भाषी लोग जो आए, वो यहाँ संस्कृति है। पवार जो धार से लोग आए, पवारी संस्कृति। ऐसी बहुभाषी, बहुजाति, बहुधर्मी का मिला जुला केंद्र हमारा बैतूल, और बैतूल हमारा बेमिसाल बैतूल। जलधाराओं के किनारे संस्कृतियाँ भी पलती है, फलती है, फूलती है। जी। अंत में हमारे श्रोताओं के लिए आपका संदेश? जल है तो कल है, और कल तब रहेगा जब जल निर्मल रहेगा, स्वच्छ रहेगा। इसलिए हमारा हमेशा एक नारा रहता है, स्वच्छ निर्मल ताप्ती, कल कल बहती ताप्ती, निर्मल ताप्ती और सबका उद्धार करती ताप्ती। हर आदमी अगर अपने जीवन में संकल्प ले ले कि मुझे एक नदी से अपनी मोहब्बत करना है, मुझे एक नदी की तरफ ध्यान देना है, तो बैतूल जिले की आबादी काफी है। हम लोग काफी, एक आदमी एक नदी को पकड़ेगा, अगर उसको पर ध्यान देगा तो नदी जहाँ से निकलती है और जहाँ तक मिलती है उसका जीर्णोद्धार हो सकता है। अकेला रामकिशोर पवार तो कुछ नहीं कर सकता। हर आदमी, हर गाँव में जरूरी है कि जो नदी के प्रति जुड़े, क्योंकि नदी आपकी मुक्ति का और मोक्ष का साधन है। आपको जाना भी मोक्ष के लिए नदी के पास है। बिल्कुल। मैं अपनी बात बैतूल के उन आकाशवाणी के श्रोताओं तक पहुंचाने में सार्थक सफल होऊंगा जो आज नहीं तो कल नदियों से जुड़ेंगे। चलिए, आज इस विषय पर रामकिशोर जी हमारे कार्यक्रम हमारा बैतूल में हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये था श्रोताओं, बैतूल जिले की जलधाराएं और जल संसाधन विषय पर केंद्रित हमारा आज का प्रोग्राम हमारा बैतूल। प्रस्तुति आकाशवाणी बैतूल की थी। तो अगले हफ्ते हमारे बैतूल जिले से जुड़े किसी और विषय या मुद्दे के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हमारा बैतूल। आकाशवाणी का ये बैतूल केंद्र है।